डिजुबोए। जी हां, आज होने वाला है विद्युत धारा का गन शॉट। मैंने लोड कर लिया है भैया सारे कंटेंट को, और तुम्हारे दिमाग में जो डर बैठा है ना इस पूरे के पूरे चैप्टर को लेके, उसको एक एक करके ऐसे उड़ाएंगे गन शॉट से कि सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तुम इस चैप्टर में महारथी बन जाओगे भाई। क्या परिभाषा, क्या इसका मात्रक, क्या इसका फॉर्मूला, क्या इसका विमीय सूत्र, क्या इसका डेरिवेशन, सारी चीजें तुमको समझ आएंगी सिर्फ 30 मिनट में। 30 मिनट का ये लेक्चर पूरे चैप्टर को खंगाल देगा। सारी चीजें लिखी हैं, बहुत मेहनत लगा है, तो इस गन शॉट को बहुत प्यार देना है, इस वीडियो को लाइक करना है। और इसके पहले के 2 चैप्टर के गन शॉट ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लेलिस्ट चेक कर ले मुन्ना, और बढ़िया से तैयारी कर जा, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी तगड़ी मेहनत बैक एंड से चल रही है ना, तुमको अंदाजा भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें टॉप कराने के लिए। तो तुम लग जाओ भाई। अब आओ स्टार्ट करते हैं अपने गन शॉट को, और बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को डिस्कस करते हैं। भाई ये जो अपना चैप्टर है ना, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है विद्युत धारा। पहली चीज कि इसका परिभाषा पूछ देता है, तो कुछ नहीं है, किसी विद्युत परिपथ में आवेश के चलने को विद्युत धारा कहते हैं। क्या ऐसा लिखेगा तो नंबर मिलेगा? नो, साइंटिफिक तरीके से लिखना पड़ेगा। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अथवा आप ये कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी परिपथ में अगर Q आवेश प्रवाहित हो रही है तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा I होगी। क्लियर? जैसे देख ले भाई, ये एक चालक किसी वैद्युत परिपथ से जुड़ा है जिसमें एक बैटरी लगी है, तो अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां प्लस उत्पन्न करेगा, नेगेटिव टर्मिनल यहां माइनस उत्पन्न करेगा। तो प्लस माइनस एक वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। जो वैद्युत क्षेत्र इस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाएगा, जिस बल से इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगेगा और धारा बहने लगेगी। हमेशा याद रखियो भाई, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत बहती है विद्युत धारा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहा है तो विद्युत धारा इधर से इधर बहेगी। तो विद्युत धारा की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? ऐसे, प्लस से माइनस की ओर। इतनी बात समझ आई। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा जाता है एम्पियर। कौन सी राशि है? अदिश। विमा इसका ए और दिशा इसका तो प्लस से माइनस या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। ठीक है, इतनी बातें तुमको विद्युत धारा से रिलेटेड याद करनी है। अगर यहां पे कुछ और करना चाहो तो इस Q की जगह पे बस एक और चीज लिख सकते हो, N × E/T। एक और फॉर्मूला तुम्हें विद्युत धारा से रिलेटेड मिल जाएगा। दैट्स ऑल। पहला टॉपिक खत्म। दूसरा टॉपिक, अपवाह वेग। क्या होता है अपवाह वेग? बहुत सिंपल और आसान शब्दों में समझ लो। अपवाह वेग एक औसत वेग होता है। औसत वेग उस समय का जब किसी चालक के सिरों पर बाह्य सोर्स लगा दिया जाता है। जब किसी चालक के सिरों पर तुम बाहर से कोई वोल्टेज सोर्स लगा दोगे ना, वो वोल्टेज सोर्स चालक में उपस्थित इधर उधर भाग रहे इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाएगा, जिस बल के प्रभाव से सारे इलेक्ट्रॉन चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगेंगे। और जिस औसत वेग से वो गति करेंगे, वही औसत वेग अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। इसी चीज को आपको डिराइव करना है। 5 नंबर में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। बस इससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे इसका मात्रक, तो एक वेग है भैया, तो मीटर पर सेकेंड डी होगा। वीमा LT पे -1। राशि कौन सी है? सदिश राशि। वेग है ना, डायरेक्शन तो है ही, तो ये चीज आपको याद करना है। अब इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसको जरा झट से समझ लेते हैं बच्चों। देखो, जब किसी चालक के सिरों पर कोई भी वोल्टेज सोर्स ना लगा हो तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो सब इधर उधर भागते रहेंगे। कोई इधर जा रहा है, 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 जिससे इनका औसत वेग इस कंडीशन में 0 होता है। फर्स्ट कंडीशन में इसीलिए इनका औसत वेग क्या होता है? 0 होता है। बट जैसे ही एक वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर दोगे किसी भी चालक के सिरों पर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में गति करने लगेंगे, जिससे इनके अंदर एक औसत वेग आ जाएगा। इस कंडीशन में औसत वेग 0 नहीं होता। इस कंडीशन में औसत वेग 0 नहीं होता। इस कंडीशन में औसत वेग एक कोई वैल्यू होती है, जिस वैल्यू को हम अनुगमन वेग VD कहते हैं। इतनी बेसिक बातें तुमको पता होना चाहिए। अब इसका डेरिवेशन देख ले भाई। फर्स्ट कंडीशन में औसत वेग 0 था। सेकंड कंडीशन में औसत वेग एक कोई वैल्यू होगी जिसको अनुगमन वेग कहेंगे। अब ये हुआ क्यों? जो सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे वो एक दिशा में कैसे भागे? जैसे ही हमने इसको लगाया ना,
ये प्लस यहां प्लस उत्पन्न कर देगा, ये माइनस यहां माइनस उत्पन्न कर देगा। तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होगा और वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन उल्टा भागने लगेंगे ऐसे। अब जब बल लगेगा तो कौन सा बल लगेगा, F बराबर QE। माइनस क्यों लग रहा है सर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लग रहा है इसलिए माइनस। बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण का मान A बराबर F/m से निकाल लेंगे। F की वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे, A की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। ये त्वरण, जब भी किसी चीज में त्वरण उत्पन्न करता है होता है तो वो वेग को बदल देता है। तो यहां पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग U1 U2 U3 था वो V1 V2 V3 V4 डॉट 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 Vn हो जाएगा। और उसमें अगर T1 T2 T3 डॉट 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 Tn समय लगता है तो गति के प्रथम समीकरण से सारे के सारे वेग का मान आपको मिल जाएगा। तो n तक हम वेग निकाल लेंगे V बराबर U प्लस AT से। इन सबको उठा के समीकरण नंबर 2 जो ये आया है, समीकरण नंबर 1 इसको मान लो, इसमें V1 V2 V3 डॉट 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 Vn का मान रख दो। जैसे ही तुम रखोगे यहां से U1 वाले को एक जगह कर लो और A कॉमन लेके T1 वाले को एक जगह कर लो। ये तो जीरो होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में ही बताया, तो इसको जीरो कर दो। इसको A इंटू T1 T2 T3 डॉट 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 Tn बटे में n, ये शांतकाल टाउ होता है, तो टाउ रख दो। A का मान उठा के यहां से A का मान उठाओ और यहां पे पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे A का मान आपका फॉर्मूला आ जाएगा VD बराबर माइनस में EE बटे में m इंटू टाउ, और यही डेरिवेशन करना था। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला थोड़ा सा बदलते हो तो माइनस में EV बटा ml इंटू टाउ हो जाएगा, और यहां से अर्थात करके आप लिख सकते हो कि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है अनुगमन वेग। यानी किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा अगर अप्लाई करते हो तो ऐसी कंडीशन में अनुगमन वेग का मान भी ज्यादा होगा। इसी चीज को आगे अगर आप सॉल्व करते रहो तो ओम के नियम का सत्यापन किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो 5 नंबर का भैया एक क्वेश्चन यहां से पक्का है, ऐसे ही करना है, इतना ही करना है, 5 नंबर मिल जाएगा। बढ़िया, गन शॉट में मजा आ रहा है भाई। एक डेरिवेशन और है जो 3 नंबर में पूछा जाता है, बहुत आसान, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। भाई ये एक चालक है, इसको जैसे ही तुम जोड़ोगे ना बैटरी से, बैटरी यहां पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, प्लस और माइनस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और जितना भी वैद्युत क्षेत्र होता है वो सब इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में बल लगता है। तो ये यहां का इलेक्ट्रॉन ना जब बल लगेगा तो ये यहां तक आ जाएगा, खसक जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की डेल्टा टी समय में, तो दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो अनुगमन वेग से वो चल रहा है तो VD इंटू डेल्टा टी, दूरी यहां से यहां तक तय कर दी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो दूरी कितनी दूरी तय की, तो यहां तक हमने निकाल लिया। अब मान लेते हैं कि चालक के एक छोटे से आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इतनी दूरी में कितने जो है वो मतलब यहां से यहां तक डेल्टा टी समय में कितनी दूरी उन्होंने तय किया इलेक्ट्रॉनों ने, तो VD इंटू डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी समय में जब ये यहां से यहां तक गए तो कितना आयतन इन्होंने घेरा, ये सारा आयतन घेरा। इस आयतन का मान कैसे निकालोगे, तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी, दूरी VD इंटू टी है, क्षेत्रफल ये है। क्लियर बात? अच्छा ठीक है। अब इतने आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इतने आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो n इंटू इतना आयतन, सिंपल सी बात। अब इतने आयतन में जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है तो इससे संगत आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे E। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आवेश का, इतने आयतन में, तो इतना है तो इतना रख देंगे और इंटू E कर देंगे, ये आवेश आ गया। आवेश आ गया तो अब आप धारा का फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा Q बटा डेल्टा T। डेल्टा Q का मान उठा के यहां से जैसे यहां पुट करोगे और डेल्टा T से भाग लगाओगे, I बराबर NEAVD आ जाएगा। 3 नंबर का एक डेरिवेशन और गन शॉट के माध्यम से उड़ चुका है। डर ही नहीं लगेगा भाई, रोशन सर की क्लास में तो आ तू। अब तक पता नहीं कहां से पढ़ रहा था भाई। जब यहां मैं खड़ा हूं गन लेके, जो तुम्हारे एग्जाम के टाइम में एकदम उड़ाएगा हर एक टॉपिक को एकदम शानदार देगा, तो कहां घूम रहा है भाई। लाइव रिकॉर्डिंग दोनों माध्यम से एकदम चापे हुए हैं अपन। चलो जल्दी से, धारा घनत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक छोटी सी परिभाषा। देख भाई, ये एक चालक है, इसका छोटा सा कोई क्षेत्रफल होगा, ये मान लो इसका एकांक क्षेत्रफल है। अब इस छोटे से क्षेत्रफल से जो धारा अभिलंबवत गुजर रही है ना, उसी की माप धारा घनत्व कहलाता है। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा
धारा घनत्व J कहलाता है। इसके कुछ बेसिक बातें याद कर ले। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक, L पे -2A वीमा, और एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा में ही होती है, यानी प्लस से माइनस की हो। ओके, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुत सिंपल है भाई, J बराबर I बाई A होता है। I का फॉर्मूला उठा के NEAVD रख दो, A से A नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा, तो J बराबर NEVD आ जाएगा, जहां सबके मतलब यहां पे दिए गए हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो कह दियो भाई। गतिशीलता क्या है? ये भी एक परिभाषा वाली चीजें हैं जो कई बार पूछी जाती हैं। तो भैया गतिशीलता एक अनुगमन वेग ही है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में, जहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान एक होना एकांक हो, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक की गतिशीलता एक अनुगमन वेग होती है। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता एक ऐसी अनुगमन वेग है जिसको एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। बहुत सिंपल हो गया, म्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट इंटू सेकेंड या कुलाम इंटू मीटर बटे में न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। अगर आप इसकी वीमा निकालो तो दोनों तरीके से वीमा निकालोगे, आंसर आ जाएगा m पे -1 T2A, दोनों में सेम आया। क्लियर? ओम का नियम क्या है? बहुत सिंपल, कक्षा 10वीं से पढ़ते आ रहे हो भाई कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं किसी चालक की? ताप, दाब इत्यादि, ये सब अगर कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, मतलब न टेम्परेचर बढ़ाए न प्रेशर बढ़ाए, तो इस चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा यहां पे ये वाले सिरों पर, वो इस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो भैया जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे चालक के सिरों पर, धारा का मान भी बढ़ेगा। तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं एक नियतांक लगता है, इस नियतांक को हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। अब चालक के सिरों पर वोल्टेज और धारा में अगर ग्राफ खींचे तो कैसा ग्राफ मिलता है? तो वो ग्राफ मिलता है एकदम स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा। वाई एक्सिस पे वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे धारा, तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जा रहे हो देखो धारा का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज को क्या प्रदर्शित करता है? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अगला टॉपिक विद्युत प्रतिरोध। कुछ नहीं है, विद्युत धारा जो चलता है ना किसी परिपथ में, उसी का जो विरोध करेगा। जैसे सड़क पे स्पीड का विरोध कौन करता है? ब्रेकर लगा दो, जितने छपरी होंगे वो अपनी स्पीड ऐसे ही कंट्रोल कर लेंगे। नहीं कंट्रोल करेंगे तो सीधे नेक्स्ट मीटिंग चुड़ैलों के साथ तय हो जाएगी, गिर के नाक वाक तोड़ लेंगे। तो भैया स्पीड ब्रेकर क्या करता है? स्पीड पर ब्रेक लगाता है। ऐसे ही प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, ब्रेक लगाता है भैया, विद्युत धारा को बहने से रोकता है। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। इसकी वीमा आराम से तुम निकाल सकते हो, वोल्टेज की वीमा और धारा की वीमा रख के। R बराबर V बटा I, ओम के नियम से ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो प्रतिरोध भैया किसी चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, समानुपाती तरीके से। यानी बड़ा लंबा अगर चालक तार होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा बड़ा, छोटा तार होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी मोटा अगर तार होगा तो उसका प्रतिरोध कम, पतला तार होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो R समानुपाती L बाई ए। जैसे इसको समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, R बराबर रो L बाई ए। रो क्या है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है भाई? किसी चालक का आंतरिक गुणधर्म होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जो किसी भी चालक के लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है, चालक के पदार्थ पर डिपेंड करती है कि वो किस पदार्थ का चालक बना है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना बच्चों। अच्छा ठीक है, रो बराबर आर ए बाई एल इसका फॉर्मूला होता है। जैसे ही ये करोगे इधर पक्षांतर करके नीचे लेते आओ तो आर ए बाई एल, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के पदों में लिखना है तो रो बराबर ई बटा जे हो जाएगा। बड़ा आसान है, मात्रक ओम मीटर, वीमा इसी अकॉर्डिंग निकालोगे तो एम एल पे 3 T पे -3 ए पे -2 हो जाएगा। प्रतिरोध की टेम्परेचर पर कोई निर्भरता होती है क्या? जी, इस फॉर्मूले से आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी से आप प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि पदार्थ अपने 3 टाइप के लगभग होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक, तो चालकों में यह देखा गया कि जैसे ही आप ताप बढ़ाते हो ना चालकों का, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हो, ये जो अल्फा है ना ये सबके लिए अलग होता है। इस अल्फा को कहते हैं प्रतिरोधों का ताप गुणांक। चालकों के लिए ये पॉजिटिव होता है, तो जैसे ही इसका मान पॉजिटिव होगा आर टी का मान फट से बढ़ जाएगा, यानी प्रतिरोध बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध झट से बढ़ जाएगा।
चालकों का। इसी तरीके से अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान नेगेटिव होता है। अल्फा का मान नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। और कुचालकों के लिए अल्फा का मान 0 होता है, मतलब वो डिपेंड ही नहीं करता टेम्परेचर पर। सिंपल सी बात ये है। अब आगे चलें। विद्युत चालकता बहुत आसान। विद्युत प्रतिरोध जो R है ना, उसी के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। G बराबर 1/R हो जाएगा। मात्रक ओम इनवर्स या महो, और इसका वीमा उल्टा कर दो जस्ट प्रतिरोध के वीमा का। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रो, इसका व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। सिग्मा से इसको प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर 1/रो हो जाएगा। अब रो बराबर E/J भी होता है और RA/L भी होता है, वैल्यू रख के उलट दो, J/E हो जाएगा, तो J बराबर सिग्मा इंटू E। तो इसको आप कह सकते हैं धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन। इसका मात्रक और वीमा दोनों ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और वीमा उल्टा कर दो जस्ट विशिष्ट प्रतिरोध का। ओमीय और अनओमीय परिपथ क्या है? जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ, जो नहीं करते हैं अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। बड़ी सिंपल सी है। यदि किसी मान लो Q आवेश को, माना Q कूलाम के आवेश को V वोल्टेज से किसी विद्युत परिपथ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाएंगे, तो जो कार्य करना पड़ेगा आवेशों को ले जाने में, उसी के कारण जो ऊर्जा व्यय होगी, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला V बराबर W बराबर V इंटू Q होता है। और वैल्यू अब आवेश का, ओम के नियम का और धारा का तीनों रखोगे तो ये 3 फॉर्मूला आपको अलग से मिल जाएंगे। इसी तरीके से विद्युत शक्ति है भैया, ठीक है। जैसे विद्युत ऊर्जा को आप किलोवाट घंटा में भी मापते हैं, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यानी कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर मात्रक पूछा जाए तो किलोवाट घंटा होता है। और किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं ये पूछ देता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल, तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। ये बात याद रखना, ये कैलकुलेशन याद रखना। विद्युत शक्ति क्या है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा जो क्षय होती है ना समय के साथ, उसी को हम कहते हैं विद्युत शक्ति। तो विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर विद्युत शक्ति कहलाती है। इसमें सारे ऊर्जा का फॉर्मूला रखो तीनों, फटाक से आपके 3 शक्ति के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। भैया इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वॉट होता है, वॉट SI मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, और वीमा अगर निकालोगे तो जूल प्रति सेकंड से आराम से निकाल सकते हो। विद्युत सेल बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसे डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और बदल के भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को कॉन्टिन्यूअस तौर पे बनाए रखता है। इसी को हम कहते हैं विद्युत सेल। सेल का एक ही काम है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और पूरे परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखे। ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी आवेश को पूरे परिपथ में अगर उसको प्रवाहित कराना है, चलाना है, तो जो ऊर्जा सेल उसे देगा उसी कुल ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल E, और E बराबर होता है W/Q। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम, वीमा आप आराम से उससे निकाल सकते हो। सेल का थोड़ा सा आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं। एक पात्र होता है जिस पात्र में ये विलयन एक भरा होता है, इस विलयन को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों से हम किसी प्रतिरोध को यहां जोड़ देते हैं। ऐसे हम विलयन लेते हैं जिसको आयनित किया जा सके, यानी आयनों में तोड़ा जा सके। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HCl को तोड़ोगे तो H प्लस आयन, Cl माइनस आयन। ठीक है, अब यहां से जो है वो एक रासायनिक क्रिया होगी और ये रासायनिक क्रिया के माध्यम से हम विद्युत उत्पन्न करेंगे। सेल को किसी विद्युत परिपथ में इस तरीके से दिखाते हैं, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट से। बड़ी प्लेट हमेशा धनात्मक होती है, छोटी प्लेट ऋणात्मक होती है। तो किसी विद्युत परिपथ में सेल ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और सेलों के संयोजन से 2 या 2 से अधिक सेल अगर एक जगह जोड़ दिए जाएं तो वो बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। सेलों का यूज हम सिंपल कार्यों में करते हैं, जबकि बैटरी का यूज हम काफी हार्ड या इंपॉर्टेंट टास्क वाले काम में करते हैं। अब यहां पे देख ले भाई, सेल में 3-4 चीजें होती हैं, जैसे विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। अब ये क्या होते हैं जरा एक बार देख लो। जब सेल हमारा खुला रहता है,
सेल एक ऐसे परिपथ में जुड़ा हो जो खुला है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है पूरे के पूरे परिपथ में। तो ऐसी कंडीशन में सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड और एनोड, उनके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, उसको हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। यानी पूरी शक्ति जब सेल काम में नहीं आ रहा है तब। तो E बराबर W/Q होता है। अच्छा, जब सेल को किसी वैद्युत परिपथ से कनेक्ट कर देते हैं, यानी उसका यूज हम करना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है भैया? तब ये होता है कि सेल के उस कंडीशन में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और V बराबर E-IR होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो देखो, ये बैटरी है ना भाई, ऊपर तो ये प्रतिरोध लगा है, बाह्य प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं, जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। बट घोल भी, ये बैटरी का घोल भी धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है कुछ। तो उसी बैटरी के घोल द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न किया जाता है उसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेलों का संयोजन और सेल, विद्युत सेल के बारे में देख लो। सेल से जो धारा प्रवाहित होती है उसको कैसे काउंट करेंगे? तो I बराबर E बटे में R प्लस R, जहां R बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध और E वैद्युत वाहक बल है। वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या है? तो E माइनस V बराबर I इंटू R होता है। सेल को तीन तरीके से किसी विद्युत परिपथ में संयोजित कर सकते हैं। पहला तरीका है श्रेणी क्रम संयोजन में, यानी एक सेल के ऋणात्मक प्लेट को दूसरे सेल के धनात्मक प्लेट से, दूसरे सेल के ऋणात्मक प्लेट को तीसरे सेल के धनात्मक प्लेट से जोड़े, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालना है तो NE बटे में NR प्लस R हो जाएगा, ठीक है सर। किसको और ठीक है। हाँ बच्चों, रिकॉर्डिंग हो रहा है यार, लेकिन ये है कि सर की भी क्लास थी तो मैंने रिक्वेस्ट किया, सर चले गए। देखो ऐसे होते हैं सपोर्टिव टीचर, समझ रहे बात। इसके अलावा समांतर क्रम संयोजन की अगर हम बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में यह होता है कि दो या दो से अधिक शेल को अगर समांतर क्रम में संयोजित करना है तो आप कैसे पहचानेंगे? तो देखो, तीनों सेल के धनात्मक प्लेट को एक साथ एक पॉइंट पर और ऋणात्मक प्लेट को एक साथ किसी दूसरे पॉइंट तक पर जोड़ दें और पूरे संयोजन को इस तरीके से व्यवस्थित कर दें तो इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। सेल को हमेशा ऐसे नहीं लिखते, सिर्फ एक सेल तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ उसके आंतरिक प्रतिरोध को ऐसे लिखते हैं। तो भैया इसका वैद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R, ये पूरा मिला के एक सेल हुआ। इसीलिए आप यहां पे भी देख सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध है, यहां पे भी है, ठीक है। तो यह है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में NE बटे में NR स्मॉल r और प्लस कैपिटल R। तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन में क्या होता है कि एक पंक्ति है जिसमें सारे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक और पंक्ति है जिसमें सारे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक और पंक्ति है जिसमें सारे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और इन तीनों पंक्तियों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो ये अब हो गया मिश्रित क्रम, क्योंकि इसमें श्रेणी भी है और समांतर भी है, तो इसको कहते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन में सेल से प्रवाहित धारा I बराबर MNE बटे में MR प्लस NR, जहां M क्या है? पंक्तियों की संख्या, 1 2 3, 3 पंक्ति है तो M का मान 3, और 1 2 3, 3 सेल हैं तो N का मान 3। तो N का मान 3 नहीं लेंगे, 4 5 6 7 8 9, N का मान 9 लेंगे और M का मान 3 लेंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे। कुछ लास्ट टॉपिक, जैसे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहले नियम को हम कहते हैं संधि का नियम, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं संधि का नियम, जिसको हम धारा नियम भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें किरचॉफ ने यह बताया कि कोई भी अगर एक जंक्शन पॉइंट है, मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर अगर बहुत सारी शाखाएं आ जा रही हैं तो इस पॉइंट पर, बिंदु O पर, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। मतलब जो आ रही है धारा वो भी, जो जा रही है धारा वो भी, सबको अगर बीजगणितीय तरीके से जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो इसका एक्सपेरिमेंट, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे कि संधि अथवा धारा नियम के माध्यम से किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पे मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसको मैथमेटिकल तौर पे अगर आप व्यवस्थित करते हो तो सिग्मा I बराबर 0 हो जाएगा। सिग्मा I, अब किरचॉफ ने एक और चीज बताया कि जो धाराओं की दिशा संधि की ओर है ना, उसको पॉजिटिव लेना, और जो संधि से दूर जा रही है धारा उसको नेगेटिव लेना। तो
I1 I2 को पॉजिटिव लिया गया है देखो चित्र में, और I3 I4 I5 को नेगेटिव लिया है, बराबर में 0 यहां पे लिख दिया। माइनस वाले को उधर भेजोगे तो ये माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। I1 प्लस I2 को I इनकमिंग कहेंगे यानी आने वाली धारा, और I2 प्लस I3 प्लस I3 I4 I5 को आउटगोइंग कहेंगे यानी जाने वाली धारा। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि I इनकमिंग बराबर I आउटगोइंग। और किरचॉफ का ये जो धारा नियम है ये किस संरक्षण पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ। सारी बातें बता दी लगभग। उसके बाद वोल्टेज नियम, भैया किसी भी जटिल परिपथ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई सर्किट है, उसमें मान लो तुमको धारा का मान या वोल्टेज का मान निकालना है, तो ओम के नियम से आप नहीं निकाल सकते, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और ओम का नियम भैया किसी धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, बाकी सबके लिए सत्य नहीं है ओम का नियम। तो किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो आपके स्क्रीन पे है बच्चा। इस वोल्टेज नियम में आपको दो बंद पास दिए गए हैं, दो रास्ते, एक है ए डी सी बी ए और एक है ए बी एफ ई ए। दो बंद रास्ते हैं, दोनों बंद रास्तों में डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिखा रहा है आपको। कुछ इस तरीके से डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब चलना है आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब किरचॉफ के द्वितीय नियम में वैज्ञानिक ये कहते हैं कि किसी बंद पाश में जो धारा बह रही है I1 I2 वो और इसके संगत जो प्रतिरोध हैं वो, उनका गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वो उस बंद पास में जितने भी सेल लगे होंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तुमको लग रहा होगा बच्चों कि मैं क्यों रुक रहा हूं, थोड़ी सांस की दिक्कत है ना, सांस लंबी नहीं आई है, तबीयत खराबी थी अभी 4-5 दिनों से और लगातार रिकॉर्डिंग में दे रहा हूं, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कि यहां पे लगे कि सर रुक रुक के पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यही है कि सांस उतना तेज लिया नहीं जा रहा, ठीक है। पसीने अलग हो रहे हैं और पसीने में तो और सांस फूलने लगता है, तो थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों, सपोर्ट करना, बाकी तो अपन जान लगा ही देंगे आपके लिए। ओके, तो एक बंद पास लेते हैं भाई, ए बी सी डी ए। इस बंद पास में किरचॉफ का केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने की कोशिश करते हैं। देखो चिन्ह परिपाटी समझना, धारा की दिशा में चलोगे तो धारा और वोल्टेज के गुणनफल को पॉजिटिव ले लो, और धारा के विपरीत दिशा में चलोगे तो नेगेटिव ले लो, या उसका उल्टा भी तुम ले सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है भाई। तो अगर हम ए बी सी डी ए में चल रहे हैं और हम इधर से इधर की ओर चल रहे हैं तो I2 R2 धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि I2 तो इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो I2 R2 को नेगेटिव लेंगे, फिर घूम के आएंगे तो धारा इधर जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो I1 R1 को पॉजिटिव लेंगे, बराबर में प्लस से माइनस प्लेट की ओर जाओगे तो E2 को नेगेटिव ले लो, और माइनस से प्लस प्लेट की ओर जाओगे तो E1 को पॉजिटिव ले लो, दैट्स ऑल। अब इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर दो, जो प्लस है उसको पहले, जो माइनस वाला है उसको बाद में, इसी तरीके से E1 माइनस E2 समीकरण नंबर 1 कर दिया। ये पहले बंद पास में किरचॉफ का नियम लगा दिया। फिर दूसरा बंद पास ले लो, ए ई एफ बी ए में, इस पे लगाओगे तो I1 प्लस I2 इंटू R3 धारा की डायरेक्शन में प्लस, फिर इधर आओगे तो I2 R2 धारा की डायरेक्शन में प्लस, फिर माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर E2 का मान प्लस, समीकरण नंबर 2 कर दिया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दो इक्वेशन आएंगे, अगर तुमको न्यूमेरिकल देगा तो दो मैथमेटिकल इक्वेशन आएंगे, उन दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 का मान निकाल सकते हो। यहां ये बस इसलिए किया गया है ताकि तुमको पता चले कि ऐसे लगाना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। लास्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन सेतु। एक वैज्ञानिक हुए प्रोफेसर व्हीटस्टोन, उन्होंने 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के 4 भुजाओं द्वारा P Q R S, इन चारों को चतुर्भुज की 4 भुजाओं के माध्यम से इस प्रकार व्यवस्थित किया कि ये एक व्यवस्था बन गई। इस व्यवस्था को देख के ये लग रहा था कि एक पुल है, सेतु है, इसलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया व्हीटस्टोन सेतु, क्योंकि उनका नाम ही था प्रोफेसर व्हीटस्टोन। तो उन्होंने एक सेतु जैसी व्यवस्था तैयार की, इसलिए इसका नाम दे दिया गया व्हीटस्टोन सेतु। अब व्हीटस्टोन सेतु में देख ले भाई, 4 प्रतिरोध है P Q R S। इन चारों प्रतिरोधों को, इनको बाहर से ऐसे कनेक्ट कर दिया किसी एक सेल से,
और एक कुंजी से ऐसे कुंजी को बंद करके सेल द्वारा धारा प्रवाहित किया और बीचों बीच वाले हिस्से में एक गैल्वेनोमीटर एक सेल से इसको जोड़ दिया। अब जैसे ही कुंजी बंद करके धारा प्रवाहित इन्होंने किया और चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि देखा उन्होंने कि भैया बीच वाले में सेल से धारा जाने के बाद भी बीच वाले हिस्से में इस गैल्वेनोमीटर में तो कोई धारा ही नहीं जा रही संतुलन की स्थिति में। तो उन्होंने ये कहा कि जब ये कुंजी वाले सबको जो है वो क्लोज करने पर भी यहां से धारा भेजने पर धारा इस रास्ते से निकल जा रही है, यहां बीच वाले हिस्से में धारा नहीं मिल रही है, तो उस पूरे के पूरे व्यवस्था को उन्होंने कहा संतुलन की अवस्था। और संतुलन की अवस्था में उन्होंने ये कहा कि भैया संतुलन की अवस्था में बीच वाले गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य होगी और अगर गैल्वेनोमीटर यानी बीच वाले धारामापी में धारा शून्य होती है तो किन्हीं दो चतुर्भुज पर उपस्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यानी इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा या इसके अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। तो P बटा Q बराबर R बटा S हम कर सकते हैं। या इन्होंने कहा या इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है तो हम ये मान के चलेंगे कि बीच वाले में धारा नहीं बह रही होगी और ऐसे ही होगा। इसका डेरिवेशन किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा के आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया? पूरी व्यवस्था में यहां से जो धारा जा रही है वो यहां पे रास्ते बटेंगे तो बढ़ जाएगी। इधर धारा I1 इधर धारा I2, ठीक है, बीच वाले में धारा जा ही नहीं रही है तो इधर अगेन I1 इधर I2, ये दोनों मिल जाएंगी तो यहां पे धारा I। अब एक आप जो है वो बंद पास ये ले लीजिए ABD ये वाला, और एक ले लीजिए BCD ये वाला। इन दोनों में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाइए। देखिए यहां पे लगाया है। जैसे ही लगाओगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लोगे, दोनों समीकरणों को बराबर कर दोगे, फटाक से I2 बटा I1 कट जाएगा, P बटा Q बराबर R बटा S आ जाएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मतलब 31 मिनट के अंदर अंदर हमने पूरे के पूरे विद्युत धारा के जितने भी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में उठ रहे होंगे सबको गोली में भरा, धाएं 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 उड़ा दिया। तो ये अगर गनशॉट आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो आपका एक कमेंट पता है क्या है, हमें बड़ा मोटिवेट करता है नेक्स्ट गनशॉट रिकॉर्ड करने के लिए। तो तुम देख रहे हो ना यार, तो बस 1 मिनट का टाइम निकाल के कमेंट अपने दिल की बातें लिख दो, बस इतना ही चाहिए। शेयर कर दो, लाइक कर दो, खत्म कहानी। पूरी चैप्टर की बना देंगे जिससे एग्जाम के दिन भी जाते जाते भी आप इसको पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हो फिजिक्स में। ठीक है, याद रखना जब तक रोशन सर तुम्हारे यहां खड़े हैं भाई फिजिक्स की टेंशन ही छोड़ दे यार, तू बस क्लास में आ जा, फिजिक्स तो मैं सिखा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।